बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे न्यूज़ कैंडी साइंस अपडेटेड एडिशन फॉर क्लास 8 और इसका हम चैप्टर कर रहे हैं 1 इकोलॉजी और इसका सब टॉपिक है हमारे पास एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। पेज नंबर है 8। द सन इज़ द एनर्जी सोर्स फॉर नियरली ऑल लिविंग थिंग्स। दुनिया में जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनके लिए एनर्जी का बंदोबस्त करने वाला मेन सोर्स जो है वो सन है। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू द नेक्स्ट अलोंग अ फूड चेन। अब एनर्जी फ्लो किस तरह करती है, एक जानदार ने दूसरे जानदार को खा लिया, जैसे प्लांट है, प्लांट को एनिमल ने खाया, उस एनिमल को किसी और एनिमल ने खा लिया, तो ये एनर्जी जो ग्रास में मौजूद थी, प्लांट में मौजूद थी, वो फ्लो होके गई फर्स्ट कंज्यूमर में और फिर सेकंड कंज्यूमर के अंदर। तो इस तरह ये एनर्जी फ्लो करती रहती है, ख़त्म नहीं होती, एनर्जी फ्लो करती है। जैसे आप लाइट ऑन करते हैं तो मेन पावर कहाँ से आ रही है आपको, पीछे ग्रिड स्टेशन से आ रही है, उसको कहाँ से मिल रही है, पीछे डैम या उसका जो भी मेन सोर्स है वहाँ से उसको बिजली मिल रही है और वो फ्लो करती करती ग्रिड स्टेशन में आई, ग्रिड स्टेशन से वो डिस्ट्रीब्यूट हुई आगे घरों के अंदर, डोमेस्टिकली भी और इंडस्ट्रियली भी। तो अगर हम अपने कमरे का कोई भी स्विच ऑन करते हैं और लाइट जल जाती है, इट मीन्स के फ्लो हो रहा है बिजली का, और आ कहाँ से रही है, ये मेन सोर्स में से आ रही है, विच इज़ डैम या कोई भी अदर सोर्स हो सकता है उसका, या वो थर्मल पावर से आ रही है या हाइड्रो पावर से आ रही है या किसी भी सोर्स से, या सोलर पावर से आ रही है, किसी भी सोर्स से आ रही है, लेकिन फ्लो कर रही है। इसी तरह फूड चेन के ज़रिए ये एनर्जी फ्लो करती है। घास ने सनलाइट को यूज़ किया टू मेक देयर ओन फूड, ठीक है, और उसके बाद घास को कंज्यूम किया फर्स्ट कंज्यूमर ने, वो ग्रास होपर भी हो सकता है, वो कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, वो कोई एनिमल हो सकता है, और उस एनिमल को सेकंड एनिमल ने कंज्यूम किया जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकता, यानी फर्स्ट कंज्यूमर भी नहीं बना सकता, सेकंड भी नहीं बना सकता। या आप प्रीवियस मेरा पढ़ कर आए हैं फूड चेन के बारे में। अब प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू केमिकल एनर्जी इन फूड। अब असल बात जो सीखने की ये है कि जो फर्स्ट प्रोड्यूसर है, जैसे कि घास है, प्लांट हैं, ये सब क्या हैं, ये हमारे फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि ये किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम नहीं करते, खाते नहीं हैं, अपने आप अपना खाना नहीं बनाते, यानी ये इनको अल्लाह ने ताकत दी हुई है कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं सन से एनर्जी लेकर, यानी अपने लिए ये किसी और जानदार को नहीं मारते। तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, जब वो सनलाइट लेते हैं तो अपने अंदर खाना तैयार करते हैं और एक ख़ास किस्म की एनर्जी विच इज़ कॉल्ड केमिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। जैसे प्लांट के ऊपर फ्रूट्स लगे हैं तो उन फ्रूट्स के अंदर हमारे लिए क्या है, उन्होंने केमिकल एनर्जी को स्टोर कर दिया है। जब हम वो फ्रूट कंज्यूम करेंगे तो वो एनर्जी हमारे अंदर जाकर एकदम से एक्टिव हो जाएगी और केमिकल से वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। जब तक एनर्जी एक जगह पड़ी रहती है वो केमिकल एनर्जी कहलाती है। जैसे कि बैटरीज़ के अंदर जब तक हम सेल दुकान पर रखे हुए उनमें केमिकल एनर्जी स्टोर है, जैसे ही हम लाकर उनको अपनी जो हैं वो क्लॉक्स हैं उनके अंदर, या हमारे रिमोट कंट्रोल्स हैं या बच्चों के टॉयस हैं, जहाँ भी हम बैटरीज़ को यूज़ करेंगे तो हम उस केमिकल एनर्जी को यूज़ में लेकर आएंगे। अदरवाइज़ जब तक वो स्टोर रहेगी उन बैटरीज़ के अंदर, यूज़ में नहीं आएगी, वो केमिकल एनर्जी कहलाएगी। सम ऑफ दिस एनर्जी इज़ यूज्ड बाय द प्लांट इन रेस्पिरेशन। अब अपनी वो इस एनर्जी को खुद भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं कि वो सारी एनर्जी फ्रूट्स के अंदर रख देते हैं। वो सिंक और सोर्स टू सिंक की जो है ना एक सिस्टम उनका चल रहा होता है। सोर्स क्या है, लीव्स, और लीव्स ले रहे हैं कहाँ से, लीव का सोर्स क्या है, सनलाइट। तो वो एनर्जी लेकर अपने पूरी प्लांट की पार्ट्स को भी ले देते हैं, क्योंकि उनके सेल्स में रेस्पिरेशन हो रही होती है। खाने बनाने के अमल के दौरान भी उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। खाने को फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रूट्स के अंदर या अपने दूसरे प्लांट के हिस्सों के अंदर भी उनको ज़रूरत होती है एनर्जी की।
तो इसलिए कुछ एनर्जी वो अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स, और कुछ वो स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। वो फूड आपके वेजिटेबल्स हो सकते हैं, वो आपके फ्रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ दिस एनर्जी, अच्छा ये हो गया है, आगे बढ़ते हैं। वाइल द रेस्ट इज स्टोर्ड एज स्टार्च और यूज टू बिल्ड अप अदर केमिकल लाइक प्रोटीन एंड फैट्स। अब कुछ एनर्जी जो है वो स्टोर यूज़ हो जाती है इन द रेस्पिरेशन, और कुछ एनर्जी स्टार्च की शक्ल में, शुगर की शक्ल में, या आप कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी शक्ल में, या दूसरे केमिकल्स जैसे प्रोटीन हैं और फैट्स हैं, इन शक्ल के अंदर सेफ हो जाती है या स्टोर हो जाती है। वन कंज्यूमर फीड ऑन प्लांट्स दे रिलीज द स्टोर्ड एनर्जी बाय डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। अब वो केमिकल एनर्जी जो प्रोटीन की और फैट्स की शक्ल के अंदर मौजूद है, आपको पता है ना कि सेब के अंदर वाइटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं उसमें, और जो केला है उसमें मैग्नीशियम होता है। इस तरह प्रोटीन भी होता है ग़िज़ाओं के अंदर। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर ऑयल मौजूद है, जैसे कि आप कोकोनट है, कोकोनट को जब हम ड्राई कर लेते हैं तो कोकोनट मिल्क से घी भी निकलता है और सर पे लगाने वाला तेल भी निकलता है। इसी तरह और भी कुछ ऐसे सीड्स हैं जैसे मस्टर्ड सीड्स हैं, सरसों का तेल वगैरह, ये कहाँ से आता है? ऑलिव ऑयल्स हैं, है तो वो बेसिकली एक फ्रूट ना, लेकिन उसमें फ़ैट मौजूद है। और इसी तरह प्रोटीन किस में मौजूद है? अगर देखा जाए तो गोश्त वगैरह में प्रोटीन होता है, लेकिन दालों में भी प्रोटीन होता है, और कुछ सब्जियां हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे मुमकिन है कि प्रोटीन और फैट्स सब्जियों में कहाँ से आया। तो बेटा सब्जियों और जो है ना दालों और फ्रूट्स के अंदर हमारे फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे नशास्ता कहते हैं या स्टार्च कहते हैं, तो वो आपको पता है आलू के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और इस तरह के जो और सब्जियां होती हैं उनमें। अब जब फर्स्ट कंज्यूमर इस प्लांट को या इस फ्रूट को या इस फ्रूट प्लांट के किसी भी ईडेबल या एडिबल पार्ट को खाता है या कंज्यूम करता है, तो वो केमिकल एनर्जी जो प्लांट ने स्टोर की होती है अपने अंदर, वो अब डाइजेस्ट करेगा कंज्यूमर और रेस्पायर करेगा। उसकी बॉडी उसके ऊपर रेस्पायर भी करेगी, एनर्जी भी बनाएगी, अपने जिस्म को फ्यूलिंग भी करेगी, और उसको डाइजेस्ट करने में भी उसको जितनी ताकत की ज़रूरत है ना उस खाने को हज़म करने के लिए, उसके लिए भी। तो ये दोनों केमिकल ये जो चीज़ है ना केमिकल एनर्जी, वहाँ जाकर इस्तेमाल में आएगी, रिलीज़ होगी। दे यूज़ दिस एनर्जी फॉर एक्टिविटीज सच एज मूवमेंट। और फिर इस केमिकल एनर्जी की मदद से क्या होगा कि उसमें इतनी हिम्मत आ जाएगी कि फर्स्ट कंज्यूमर, चाहे वो कोई एनिमल है, चाहे वो कोई इंसान है, कोई परिंदा है, कोई इंसेक्ट है, उसमें इतनी हिम्मत आएगी कि उसके अंदर एनर्जी आ गई है और अब वो मूवमेंट कर सकता है। इंसेक्ट फ्लाई कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, इंसान चल फिर सकते हैं, भाग सकते हैं, और इस तरह एनिमल्स भी घूम फिर सकते हैं। तो बात समझने की क्या है कि जो केमिकल एनर्जी स्टोर की गई है, या अदर केमिकल्स, प्रोटीन और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स और इसके अलावा स्टार्च वगैरह स्टोर किया गया है, जो प्लांट्स ने किया है स्टोर, उसको हम केमिकल एनर्जी कहेंगे जब तक कि उसको फर्स्ट कंज्यूमर खाता नहीं या उसको अपने अंदर लेकर नहीं जाता। जैसे ही वो उसके अंदर जाएगी चीज़, जो प्लांट का कोई भी हिस्सा, वो पत्ते हो सकते हैं, जैसे हम पालक के पत्ते खाते हैं, वो फ्रूट्स हो सकते हैं, वो सब्जियां हो सकती हैं, वो दालें हो सकती हैं। तो जब दाल हमारे पेट में जाएगी या सब्जी हमारे पेट में जाएगी, तो फिर हमें अंदर जाकर दो अमल होंगे जिसके ज़रिए से हम उस केमिकल एनर्जी को यूज़ में लाएंगे, वो रिलीज़ होगी हमारी बॉडी में और हमें एनर्जी देगी ताकि हम मूव कर सकें। हमें मूव करवाने के लिए वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगी। और ये दो अमल कहाँ जाकर होंगे फर्स्ट कंज्यूमर के? जब वो डाइजेस्ट कर रहा होगा या रेस्पायर कर रहा होगा। अब मज़े की बात जो आगे हमने पढ़नी है वो ये कि सम एनर्जी हाउएवर विल बी लॉक्ड अप
in the animal's body in fat and protein as it grows. अब क्या है कि जब उसने कोई चीज़ खा ली, ठीक है, जितनी उसकी बॉडी की ज़रूरत थी, उसको मूवमेंट के लिए, उसकी एनर्जी के लिए जितनी ज़रूरत थी, उतना तो उसने उसको इस्तेमाल कर लिया, उस एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को। लेकिन जो बकाया बच गई है अगर उसमें से, तो वो उसकी बॉडी फैट या प्रोटीन की शक्ल में उसी की बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगी, चर्बी की शक्ल आना शुरू हो जाएगी। अब क्या था, प्लांट भी तो उसको यूज़ कर रहा था लेकिन साथ साथ स्टोर कर रहा था, और जैसे ही फर्स्ट कंज्यूमर ने उसको खाया तो वो एनर्जी वहाँ चली गई। अब जो फर्स्ट कंज्यूमर ने खाया है ना, जितनी उस फर्स्ट कंज्यूमर की ज़रूरत थी पूरी होने के बाद जो एनर्जी उसके अंदर बची है ना, अब वो भी उसकी अपनी बॉडी के अंदर, चाहे वो एनिमल है चाहे वो इंसान है, उसके अंदर भी लॉकअप हो जाएगी, ठीक है। ताकि जब सेकंड कंज्यूमर उस फर्स्ट कंज्यूमर को खाएगा ना, यानी जैसे हम लोग हैं, हम मुर्गी को खाएंगे, मुर्गी ने क्या खाया, दालें और सब्जियां खाई, या उसने घास खाई, या उसने इस तरह का दाना दुनका खाया, तो उसने अपनी बॉडी में भी स्टोर किया हुआ था केमिकल एनर्जी को। अब जब हमने मुर्गी को खाया तो हमारी बॉडी में भी एनर्जी चर्बी की शक्ल के अंदर या किसी और शक्ल के अंदर, प्रोटीन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर लॉकअप हो गई। इसी तरह ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो उनकी बॉडी की एनर्जी सेव होने के बाद आगे फ्लो कर जाती है इस शक्ल के अंदर, क्योंकि वो स्टोर हुई होती है उनकी बॉडी के अंदर। तो ये सिलसिला जो है ना इस तरह चलता रहता है। दिस गोज ऑन एंड ऑन अप द फूड चेन अंटिल ऑल द एनर्जी इज लॉस्ट यूजुअली एज हीट टू द एनवायरनमेंट। अब और यही सिलसिला ऐसे ही चलेगा। खास इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फर्स्ट कंज्यूमर ने, इस तरह फिर सेकंड कंज्यूमर, और फिर दोबारा उस वक़्त तक ये ख़त्म नहीं होता सिलसिला जब तक कि हम उसको कंज्यूम करके, ठीक है, फीसिस की शक्ल के अंदर या स्टूल की शक्ल के अंदर या यूरिनेट करके उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देते और इस बिल्कुल एनर्जी को वेस्ट नहीं कर देते। तो ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। द डायग्राम अब क्या है, यूजुअली एज हीट टू द एनवायरनमेंट। हीट क्या है, एनवायरनमेंट को दे रहे हैं हम। जब हम खा के अपना वेस्ट जो है फेंकते हैं स्टूल की शक्ल में या फीसिस की शक्ल के अंदर या यूरिनेशन की शक्ल के अंदर, तो फिर हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट को हीट देते हैं। हीट क्या है, उससे गैसेस निकलती हैं। मेन गैसेस है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है, एनवायरनमेंट जो है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है। द डायग्राम शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू अ फूड चेन विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनी ह्यूमन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब आपको नीचे एक डायग्राम दिखाई जा रही है जो कि एक फूड चेन दिखा रहा है और उसमें फ्लो ऑफ एनर्जी दिखा रहा है कि किस तरह एनर्जी एक से दूसरे के अंदर कन्वर्ट करती है या फ्लो करती है या जाती है। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब इस डायग्राम को समझने के लिए हमें ये साइड में जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखी है इसको पढ़ना ज़रूरी है। द डायग्राम शोज व्हाट हैपन्स इन 1 ईयर टू द एनर्जी फ्रॉम द सन व्हेन इट फॉल्स ऑन टू जस्ट 1 स्क्वायर मीटर ऑफ ग्रास। अब आप 1 मीटर, जब आप कपड़ा लेने जाते हैं तो कहते हैं जी आप 5 मीटर दे दें या 3.5 मीटर दे दें या 4.5 मीटर दे दें, इसमें सूट बनता है। तो वो जो उन्होंने एक स्टिक सी पकड़ी होती है ना, वो तकरीबन 1 मीटर जितनी होती है। अब उस तरह की 4 स्टिक्स हों और उससे हम एक बॉक्स बना लें, उसके अंदर का जितना एरिया बनता है ना, उतनी घास उगी हुई है 1 स्क्वायर मीटर की। अब उन्होंने कहा है कि 1 साल उस 1 स्क्वायर मीटर का हम सिर्फ हिसाब बता रहे हैं कि उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है 1 साल से, ठीक है, और वो ग्रो करती है। जो फर्स्ट कंज्यूमर हैं उनमें स्मॉल एनिमल्स आ जाते हैं या बड़े एनिमल्स आ जाते हैं जो भी ग्रास खाते हैं, जो भी प्लांट्स खाते हैं, यानी हर्बीवोर्स जो भी हैं, या ओमनीवोर्स भी। आपको पता है हर्बी ओमनी दोनों जो है ना कंज्यूम करते हैं इसको, ग्रास को, या सब्जियां वगैरह खाते हैं या पौधे खाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को हम हिसाब लगाएं, अगर 1 साल में वो कितनी घास उगाता है, कितना फर्स्ट कंज्यूमर उससे घास खाता है और होता क्या है, किस तरह एनर्जी कितनी वो फ्लो करवा सकता है इतना छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का। फिर हम उस हिसाब से एक खेत के बारे में और फिर पूरी दुनिया का हिसाब लगा सकते हैं। इसलिए उन्होंने छोटी सी एग्जांपल आपको दी है कि 1 स्क्वायर मीटर के अंदर ग्रास है और 1 साल तक वो ग्रास उग रही है और खाई जा रही है सन की मदद से। सन उसके ऊपर पड़ता है, वो ग्रो करती है। तो हम सन से स्टार्ट करते हैं कि वो कितनी रोशनी डालेगा 1 साल में। अब देखिए उन्होंने लिखा है कि 10 लाख
के ज्यूल। आपको पता है एनर्जी का यूनिट क्या है? ज्यूल। तो अगर हम देखें कि एनर्जी जो है ना, सन हिट कर रहा है ग्रास को और वो कितनी एनर्जी दे रहा है? तकरीबन 10 लाख के ज्यूल की। उसमें से 9,78,000 के ज्यूल ऑफ एनर्जी जो है ना वो लॉस्ट हो रही है टू द सराउंडिंग, इर्द गिर्द फैल रही है। ठीक है, फेंक तो वो रहा है लेकिन वो जो 1 मीटर स्क्वायर मीटर की जगह है ना, वो कितनी एनर्जी अपने अंदर लेकर जा रहा है? वो है तकरीबन 22,000 के जूल ऑफ एनर्जी इज टेकन इन बाय द ग्रास। वो जो 1 स्क्वायर मीटर के अंदर ग्रास है वो 22,000 किलो जूल, इतनी वो अपने अंदर एनर्जी को ले रहा है सन की। ठीक है, अब लाइट एनर्जी इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लांट्स। अब इसी यही लाइट एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट होकर जा रही है प्लांट में से। ठीक है, पौधे अपने अंदर एब्जॉर्ब तो कर रहे हैं लेकिन उतना ही कर रहे हैं जितनी उनको ज़रूरत है, बाकी वो रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं टू द सराउंडिंग। दिस इज़ हाउ वी सी दैम। और आपको पता है कि हमेशा हम उस चीज़ को देख सकते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ये साइंस का असूल है। अगर आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, चीज़ें वहीं पड़ी हुई हैं। जब आप लाइट ऑन करेंगे ना, अब आप बल्ब की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप चीज़ों की तरफ देख रहे हैं। उस बल्ब की रोशनी जब उस चीज़ से टकरा कर वापस आपकी आंख तक आएगी ना, तो आप उस चीज़ को देख सकेंगे, अदरवाइज़ आप उसे नहीं देख पाएंगे। तो इसी तरह हम पौधों को उसी वक्त देख सकते हैं जब सनलाइट, सोर्स ऑफ लाइट जो है ना, उससे रिफ्लेक्ट होती है, उससे टकरा कर वापस आती है ना। अगर वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, यू नेवर सी द थिंग इन योर सराउंडिंग। ठीक है ना, अगर वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो आप भूल जाएं कि आप उस पौधे को या उस ज़मीन को या उस जगह को देख सकते हो। तो बात क्या है, अब जैसे हमारी आंखें हैं, ठीक है, हमारी आंखें अगर डायरेक्टली सन को देखती हैं ना तो उसकी रोशनी को एब्जॉर्ब करती हैं और हम अंधे हो सकते हैं। हम ज़्यादा देर सूरज की तरफ नहीं देख सकते, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए हम देख सकते हैं क्योंकि हमारी आंखें रिफ्लेक्ट नहीं करती। ठीक है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब क्या है, सन ने हमें 2 तरह की एनर्जी दी। एक तो लाइट एनर्जी दी ताकि हम उन चीज़ों को देख सकें, और दूसरी हीट एनर्जी दी। सन से हमें रोशनी भी मिलती है और हरारत भी मिलती है, ये शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब वो जो हीट एनर्जी है ना, चलें प्लांट्स ने जितनी लाइट एनर्जी उनको चाहिए थी वो उन्होंने ले ली और बाकी उन्होंने रिफ्लेक्ट बैक कर दी, वापस स्पेस या सराउंडिंग में दे दी। अब हीट एनर्जी का क्या हुआ? हीट एनर्जी जब पौधों में एब्जॉर्ब हुई तो पौधों में मौजूद एक्स्ट्रा पानी जो था वो इवेपोरेट होना शुरू हो गया, स्टीम बन के उड़ना शुरू हो गया। और हमेशा ये स्टीम होकर कहाँ से निकलता है? पत्तों के निचली साइड से। ठीक है, आप एक पत्ता तोड़ें, उसके बैक साइड पे देखें तो आपको वहाँ पर स्टोमेटा वगैरह और बाकी उसकी चीज़ें जो है ना, अभी क्योंकि हम वो चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे तो मैं इतना डीपली नहीं बताऊँगी आपको। बस मैं ये बताऊँगी कि पानी किस तरह इवेपोरेट करता है, ट्रांसपिरेशन कैसे होती है, पत्ते जो है ना उनमें से पानी हवा में उड़ना शुरू कर देता है। वो हीट एब्जॉर्ब करता है सनलाइट में से जब प्लांट, तो अपने पत्तों के ज़रिए जो पानी है एक्सेसिव वो हवा में छोड़ना शुरू कर देता है। अगर आपके घर में कोई गमला या पौधा लगा हुआ है, आप उसको पानी मत दो जब धूप निकली हुई है। ठीक है, आप देखोगे 1-2 घंटे के बाद उसके पत्ते मुरझा जाएंगे। वो क्यों मुरझा गए हैं? क्योंकि आपने जितना पानी उसको कल दिया था ना, वो सारा पानी उस हीट एनर्जी, सनलाइट की हीट एनर्जी की वजह से इवेपोरेट हो चुका है। जैसे आप चूल्हे पे पतीली रख के पानी की अगर उसको जलता छोड़ देंगे तो 1-1.5 घंटे के बाद आप देखेंगे वो खाली होगी बिल्कुल, क्योंकि पानी सारा इवेपोरेट हो चुका होगा हीट की वजह से। इसी तरह प्लांट का सिस्टम है, जब उस पर रोशनी पड़ती है सूरज की तो जितनी उसको ज़रूरत है उतनी रोशनी से वो खाना बना लेता है, रोशनी से खाना बनाता है, हीट से खाना नहीं बनाता, सनलाइट से वो खाना बनाता है। फोटोसिंथेसिस सनलाइट से होता है और सूरज से हमें हरारत भी मिल रही है। तो हरारत क्या करती है? उस पौधे में से पानी को इवेपोरेट करवाती है और वो मुरझा जाता है। आपको पता है जब पानी नहीं रहेगा तो वो पत्ते मुरझा जाएंगे। तो उस अमल को, जो पानी उसमें से इवेपोरेट हो रहा है पत्तों के ज़रिए पौधे में से, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब आप यहाँ नीचे ग्रीन कलर का देख रहे हो कि हमारे पास सिर्फ 22,000 किलो जूल एनर्जी आ रही है जो कि ग्रास ने ली है सन से। अब आप अपने पास एक पेंसिल और कॉपी रख लें। ठीक है, अब हम इधर कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई है। अब हमने 22,000 के जूल जो एनर्जी हमने सन से ली थी उसमें से तकरीबन 2,000 के जूल एनर्जी
यूज़ की प्लांट ने या ग्रास ने अपने रेस्पिरेशन के लिए, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, खाना बना सके, या अपनी बॉडी में एनर्जी को मूव करवा सके, या अपने फूड को ट्रांसपोर्टेशन जो भी उसके अंदर सिस्टम चल रहा है प्लांट के अंदर, उसके लिए उसको 2000 के जूल एनर्जी की ज़रूरत थी, जो कि 22,000 में से थी। अब हमारे पास कितने बचे? 20,000 के जूल। अब उन 20,000 में से 17,000 के जूल ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड एज फूड बाय अदर एनिमल्स सच एज रैबिट। 17,000 के जूल जो है ना, वो तो अब ले ली रैबिट्स ने, वो घास खा के। पीछे बची 3,000, वो 3,000 एनर्जी ले ली हमारी किसने? हमारे बुलक ने। और उसने वो कहाँ यूज़ की? घास तो खाई, लेकिन उसने कहाँ यूज़ की? रेस्पिरेशन के अंदर, अपनी बॉडी को एनर्जी देने के अंदर, ठीक है। और उस फूड को तोड़कर उसको एनर्जी बनाने के अंदर, ये रेस्पिरेशन के अमल के अंदर बल्ब ने ली। तो हमारी कंप्लीट 22,000 केजूल ऑफ एनर्जी जो है ना, वो एनिमल्स तक फ्लो कर गई। अब आगे उस बुलक ने कितनी एनर्जी जो है वो अपने रेस्पिरेशन में यूज़ की है? तकरीबन 1000 के जूल ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड बाय द बुलक इन रेस्पिरेशन। यानी पीछे से तो इसने 3,000 ली थी, लेकिन रेस्पिरेशन के बाद उसके पास कितनी एनर्जी सेव हो गई? 2,000 के जूल जो एनर्जी है ना, वो उसने अपनी बॉडी में एज अ फैट और प्रोटीन की शक्ल में सेव कर ली, और सिर्फ 1,000 के जूल जो है ना वो यूज़ की। इसी तरह अगर हम रैबिट्स को देखें तो उन्होंने कितनी ली थी? उन्होंने तकरीबन 17,000 के जूल एनर्जी ली थी, और उस 17,000 के जूल एनर्जी में से सिर्फ 1875 यानी 1875 यानी 1875 किलो जूल ऑफ एनर्जी जो है ना, वो इन्होंने लॉस्ट की, यानी कम लॉस्ट की है, और बाकी अपने अंदर सेव करके रखी है, वो फीसिस और यूरिन की शक्ल में, यानी वो जो अपनी पॉटी करते हैं उससे, और जो पेशाब वगैरह करते हैं उसमें उन्होंने 1875 के जूल एनर्जी जो है ना वो लॉस्ट कर दी है। बाकी उन्होंने अपने अंदर बॉडी के अंदर सेव करके रखी हुई है। अब अगर ह्यूमन कंज्यूम करता है बुल को, ठीक है, तो उसमें से वो, आपको पता पूरी बुल तो खा नहीं सकता, ठीक है, हमने उसको डिवाइड ही करना है ना, ये पूरी पूरी की पूरी बुल तो एक आदमी खा नहीं सकता, तो वो उसमें से कितना हिस्सा खाएगा एनर्जी का? ओनली 125 के जूल ऑफ एनर्जी इज टेकन अप बाय द ह्यूमन। तो अब आपको शायद समझ आ गई हो कि ये फ्लो ऑफ एनर्जी तो चल रहा है, लेकिन एंड में जाते जाते ये बिल्कुल लो लेवल पे चला जाता है अगर ह्यूमंस तक ये पहुंचता है। पीछे अगर देखा जाए तो बहुत हैवी किस्म की जो है ना सोर्स है, और बहुत हैवी किस्म का फ्लो आता है, लेकिन ह्यूमंस तक आते आते वो कम हो जाता है, क्योंकि आप देखें पूरी बुल को खाना एक इंसान के लिए जो है ना मुश्किल बात है। तो इस तरह ये डिवीज़न होती है, और इस तरह ये फ्लो होता है इकोसिस्टम के अंदर हमारे फूड चेन के ज़रिए एनर्जी का फ्लो। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इसको अच्छे से समझाऊँ। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लूजिंग एनर्जी। एनर्जी फ्लो अलोंग फूड चेन इज़ वेरी इनएफिशिएंट। अब फूड चेन में अगर हम, जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको कि एनर्जी का जो फ्लो है ना, वो शुरू में तो बहुत तेज़ी से आता है, लेकिन फिर आहिस्ता 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 बहुत ज़्यादा घट जाता है। वैसे तो देखा जाए तो फर्स्ट प्रोड्यूसर से ही सन देखें आपको कितनी ज़्यादा एनर्जी दे रहा था ना, तकरीबन 10 लाख के करीब, 10 लाख के जूल दे रहा था, और प्लांट ने कितनी ली उसे? ओनली 22,000, और बाकी 98 जो समथिंग थी ना वो उसने वापस कर दी इनटू द सराउंडिंग। तो अब आगे अगर देखें कि लॉट्स ऑफ एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट एट ईच स्टेज। हर स्टेज के ऊपर हीट की शक्ल में एनर्जी लॉस्ट होती हुई आ रही है। ग्रास से आगे फर्स्ट कंज्यूमर, फिर उससे यानी प्रोड्यूसर से फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड एंड थर्ड कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते, ह्यूमन तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो चुकी होती है एनर्जी। दिस एनर्जी लॉस could be reduced if we ate more food from lower levels of the food chain। ये जो एनर्जी है ना, इसका लॉस जो हो रहा है वो बहुत कम हो सकता है अगर हम क्या चीज़ खाना शुरू कर दें? हम लोअर लेवल्स
कि फूड खाना शुरू कर दें। लोअर लेवल क्या है? हमारी सब्जियां और फल, यानी हम गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। क्यों डॉक्टर्स कहते हैं कि आप सब्जियां और फल ज़्यादा खाएं ताकि आपको ज़्यादा एनर्जी मिल सके, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू, क्यों कहते हैं कि चने की दाल 2 रोटियों के बराबर है, या आप कोई ऐसी चीज़ खाओ, फ्रूट्स खाओ, या आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे सैलेड के अंदर हम कैरेट्स वगैरह, रेडिश वगैरह, और कोलेस्ट्रॉल में हम ये लेटस वगैरह खाते हैं ना। तो ये क्यों कह रहे हैं कि लो लेवल फूड चेन पर हमें जाना चाहिए। अब लो लेवल फूड चेन से मुराद वो रैबिट भी हो सकता है, हमें रैबिट को भी कंज्यूम करना है, बजाय इसके कि हम चिकन खा रहे हैं हम रैबिट खाएं। और थोड़े देखिए, मैंने एक दफ़ा टेस्ट किया था आज से 2-3 साल पहले, तकरीबन मुर्गी जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा पकाने में टाइम लगता है उसको, अदरवाइज़ बिल्कुल टेस्ट जो है ना उसका मुर्गी जैसा होता है, और शक्ल भी बिल्कुल वाइट मीट की तरह होती है उसकी, बिल्कुल मुर्गी के गोश्त की तरह नज़र आता है वो। और मैंने ऑस्ट्रिच का भी गोश्त खाया है, वो भी फ्लेवर तो आप समझिए कि ज़रा थोड़ा सा नमकीन होता है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा टेस्ट उसका अजीब है, मुर्गी से थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो भी मज़े का होता है। फिर अगर हम यही रैबिट्स वगैरह और सब्जियों की तरफ आएँ, छोटे जानवरों की तरफ बात की जाए ना, तो वो हमारे लो लेवल फूड्स बनते हैं। ईटिंग प्लांट्स इंस्टेड ऑफ द एनिमल्स दैट फीड ऑन देम मेक्स बेटर यूज़ ऑफ द एनर्जी दैट इज़ अवेलेबल। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें लो लेवल पे जाना है, हम सब्जियाँ और फल खाएँ, हम दालें खाएँ जो कि एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। और जब एनिमल्स खाते हैं तो वो उनकी असल एनर्जी को भी लॉस्ट कर कर खाते हैं और अपने अंदर भी कुछ स्टोर कर लेते हैं। जब हम एनिमल कंज्यूम करते हैं तो कोई बंदा भी पूरा रैबिट नहीं खा सकता, लेकिन अगर हम रैबिट का थोड़ा सा पीस भी खाते हैं, बहुत गर्म गोश्त होता है। क्यों कहते हैं कि सर्दियों में वो गोश्त खाएं तो बहुत ताकत मिलती है। इसी तरह देसी मुर्गे के अंदर बहुत ताकत होती है, देसी मुर्गी के अंदर बहुत ताकत होती है, उसके अंडों में बहुत ताकत होती है। तो इसी तरह अगर हम फल और सब्जियों को खाना शुरू कर दें ना, क्योंकि वो ताकत तो उन्होंने कहाँ से ली है, यहीं से तो ली है, प्लांट्स में से तो ली है उन्होंने ताकत। जो जानवर हैं, जो देसी मुर्गा है या रैबिट्स हैं, वो क्या खा रहे हैं? वो कोई आसमान से गिरी चीज़ तो नहीं ना खा रहे, वो वही प्लांट्स और वही सब्जियां और वही फ्रूट्स खाकर अपनी जान बना रहे हैं। तो हम क्यों ना वो चीज़ कंज्यूम करें डायरेक्टली, हम बीच में से कट ऑफ कर दें एनिमल्स को। लेकिन ऐसा किया नहीं जा सकता ना, हम तो मुसलमान हैं, हम छोड़ने, हम वेजिटेरियन नहीं बन सकते। तो हमें तो सब खाना, अल्लाह ने हमारे लिए सब कुछ हलाल किया है, लेकिन हम एक अपनी खाने का ज़्यादा पोर्शन जो है ना वो सब्जियां और दालों को दें, और एज अ टेस्ट जो है ना हम स्टार्टर या हम थोड़ा सा पोर्शन जो है ना प्रोटीन और फैट्स वाली ग़िज़ाओं को दें या गोश्त वगैरह को दें। ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट अ बैलेंस डाइट, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें बैलेंस डाइट लेना है। यही नहीं कि हम सिर्फ या तो गोश्त ही खाते रहें, सिर्फ सब्जियां ही खाते रहें, हमें डेयरी भी लेना है, हमें प्रोटीन्स भी, हमें फैट्स भी लेने, हमें सारी चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए। मोस्ट पीपल ईट सम मीट बट many people eat more meat than they need to। अब आजकल बड़ी ईद चल रही है, ठीक है, लोग इस तरह गोश्त खा रहे हैं जैसे दुकानों पे से गोश्त ख़त्म हो जाना है और हमें कभी नहीं मिलना। तो ये देखें, गोश्त खाएं, ज़रूर खाएं, बहुत अच्छा है, कुर्बानी का है, लेकिन गरीबों में ज़्यादा बांटें, उससे आपको ज़्यादा सवाब होगा। अब यहाँ भी यही बात की जा रही है कि कुछ लोग गोश्त खाते हैं, लेकिन कुछ लोग गोश्त के लिए ही ज़िंदा हैं, समझ लिया। उन्होंने दिन रात, चाहे ईद है या नहीं है, उन्होंने डेली बेसिस के ऊपर गोश्त में सब्ज़ी डाल देनी है, गोश्त में दाल डाल देनी है। गोश्त के बगैर उनकी ज़िंदगी जो है ना वो अधूरी है, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मीट हो, कोई किसी किस्म का बीफ या मटन। तो हमें उस चीज़ को कट डाउन करना है। हमें वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा हमें चेंज करके, कभी चिकन तो कभी मटन तो कभी बीफ, इस तरह हमें लेकर चलना है। Land that isn't suitable for growing crops can be used to rear animals. This is an efficient way of using the land that is available. अब क्या है, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं उनके लिए ज़्यादा एनिमल्स की भी ज़रूरत है, तो उनको रेयर करने के लिए हम क्या करें कि ऐसी जगहों को तलाश करें जहाँ पर सब्जियाँ, फल, दरख्त
नहीं उगते, यानी जो बंजर ज़मीनें हैं हम उन जगहों को जानवरों को पालने के लिए अस्तबल वो जो उनका कैटल फार्म होता है वो बनाए। अस्तबल तो खैर घोड़ों का होता है, जो कैटल फार्म्स होते हैं ना हम वहाँ वो फार्म्स बनाएं, ना कि हम अपनी डिफॉरेस्टेशन करें या हम दरख्तों को काटें या हम फसलों को काट काट कर वहाँ पर जानवर जो है ना मवेशी पालना शुरू कर दें। जी लोगों की डिमांड बढ़ी है गोश्त खाने की, तो ठीक है, ऐसे लोगों के लिए अगर गोश्त का बंदोबस्त करना है तो आप ऐसी जगहों पर करें कि जहाँ पर बंजर जगह हो, जहाँ पर कभी भी आप सोच सकते हैं कि वो सैलिनिटी वाला एरिया है और वहाँ पर फसलें नहीं उग सकती या कोई दरख्त नहीं उग सकता। दिस इज़ एन एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द लैंड दैट इज़ अवेलेबल, और इस तरह हम उस लैंड को भी इस्तेमाल कर लेंगे और हम ऐसी लैंड को भी बचा लेंगे जो कि फर्टाइल हो और जहाँ पर क्रॉप्स उग सकती हों। व्हीट और मीट, अब यहाँ पर उन्होंने आपको एक जो है ना चूज़ करने का कह दिया है कि या तो आप गंदम को चूज़ करें या आप गोश्त को चूज़ करें। एन एवरेज पर्सन कैन गेट इनफ एनर्जी फॉर 1 day बाय ईटिंग ब्रेड मेड फ्रॉम व्हीट ग्रोन ऑन 1/10 ऑफ फुटबॉल पिच। अब फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है ना उसकी एक पिच में से उसका एक का 10वां हिस्सा अगर हम लें छोटी सी जगह पर जो व्हीट उगी है उसको आटा बनाकर, ठीक है, गंदम कितनी सी होगी, एक किलो आटे में मेरे ख्याल से एक बड़ी ब्रेड तैयार हो जाती है। तो 1 किलो आटे की जो गंदम है वो कितनी जगह पर उगी होगी, जाहिर बात है उसने थोड़ी सी यानी 1/2 मीटर या 1/10 ऑफ द फुटबॉल पिच लिया है, उसने थोड़ी सी जगह ली है उगने की और वहाँ से उन्होंने तोड़कर उसका 1 किलो आटा बना लिया है। आप वो चूज़ करेंगे या आप बीफ खाएंगे फ्रॉम अ बुलेक व्हेन विच नीड्स ग्रास फ्रॉम 2 फुटबॉल पिच, जिसको पूरे 2 बड़े फुटबॉल के भरे हुए मैदान में जितनी उसने घास खाई है तो वो बुलेक बना है और फिर उसमें से एक छोटा सा पीस आपने निकाल कर खाया। तो ये चॉइस आपकी है कि क्या आप गोश्त खाना पसंद करना चाहते हैं या आप वो ब्रेड खाना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं मुझे इनकी ना कोई समझ नहीं आई कि ये आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। क्या ये लोगों को गोश्त खाने से रोक रहे हैं या ये डिफॉरेस्टेशन से रोक रहे हैं या ये बता रहे हैं कि इंसान की डाइट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। अब देखें एक बंदे के सामने डबल रोटी रखी हुई है और गोश्त रखा हुआ है तो वो क्या चूज़ करेगा। अगर मैं हूँ तो मैं तो दोनों चूज़ कर लूँगी क्योंकि मुझे गोश्त को सूखा नहीं खाना, मुझे तो ब्रेड के साथ लगा के खाना है। तो अगर तो हम साइंटिफिकली देखें तो हम मोस्ट प्रोबेबली ब्रेड को चूज़ करेंगे अगर हम एनवायरनमेंट को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन अब देखिए ये अल्लाह का निज़ाम है, जानवर और जो फसलें हैं ना ये इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और इनको ज़्यादा खाने या कम खाने से हमारा इकोसिस्टम ख़राब नहीं होगा। बस हमारा तरीका फसलों को उगाने का और जानवरों को पालने का गलत है। इन्होंने पिछले पैराग्राफ में भी हमें कंफ्यूज किया किस तरह कि आप अगर आपने जानवर ज़्यादा गोश्त खाना है तो फिर आप ऐसी जगहों का इंतखाब करें जहाँ पर आप जानवर पाल सकें और वो बंजर जगह हों। ठीक है, एक तरफ ये बात कर रहे हैं और एक तरफ आपको वो ये बात कर रहे हैं कि एक गाय ने जो है ना वो 2 फुटबॉल पिच जितना उसने घास खाया हुआ है, ठीक है, यानी इतनी बड़ी एरिया का उसने घास खाया तब जाके वो बुलक बना है और फिर उसमें से आप छोटा सा पीस ले रहे हैं यानी पूरी बुल भी नहीं खा रही। तो देखो अगर उसने 2 फुटबॉल के मैदानों जितना घास खाया है ना तो वो एक बुल काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी है। ठीक है ना, अगर देखा जाए कुर्बानी जब हम बड़े जानवर की करते हैं, ये मैं इसलिए कुर्बानी की मिसाल आपको दे रही हूँ क्योंकि बुचर शॉप से शायद आपको अंदाज़ा ना हो, लेकिन आपके घरों में कुर्बानियाँ होती हैं बड़े जानवर की। तो अगर एक बंदे ने सिर्फ हिस्से नहीं डाले और उसने अकेला एक जानवर ज़िबा किया है तो आपको पता है ना कितना ज़्यादा गोश्त उसमें से निकलता है, तकरीबन 2-3 मन गोश्त निकल आता है। 250 या 300 केजीज़ उसमें से निकलता है और 300 केजीज़ मेरे ख्याल से 1000 लोगों के लिए या 500 लोगों के लिए काफ़ी होता है। तो फिर अगर आप देखें कि गायें अगर कंज्यूम कर रही हैं ना 2 फुटबॉल पिच जितनी घास, तो फिर वो इतने सारे आगे ह्यूमंस को इंटरटेन भी कर रही है, उनको फीड भी कर रही है। तो इनका ये कंपैरिजन मेरी समझ से तो ऊपर है, मैंने आपको बता दिया है।
आपके ऊपर है कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया, लेकिन मेरी समझ से बाहर ये बात है कि ये आखिर कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, कि आप ब्रेड चूज़ करोगे या वो। आप देखो, जब अल्लाह ने बरकत रखी हुई है गंदम में भी, अगर आप एक दाना उगाओ तो जब वो फली उगती है गंदम की, तो उसके ऊपर तकरीबन 100-150 दाना लगा होता है, 70 से तकरीबन ऊपर ही होता है। तो एक दाने ने इतनी बरकत दी आपको। तो ये जो बात है ना, मुझे कुछ हज़म नहीं हुई इनकी, ये वाला टॉपिक जो है ना मुझे कुछ ख़ास हज़म नहीं हुआ। फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब अपडेटेड एडिशन है, हम मजबूर हैं आपको पढ़ाने पे और आप पढ़ने पर। तो बच्चों बस कोई बात नहीं, हम चलते हैं अब टेस्ट योर सेल्फ की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर नियरली ऑल लिविंग थिंग्स। आंसर इज सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर नियरली ऑल लिविंग थिंग्स। सेकंड क्वेश्चन इज लिस्ट 3 थिंग्स दैट प्लांट यूज एनर्जी फॉर। ऐसी 3 चीज़ों का नाम लिखें जो प्लांट जिनके लिए एनर्जी अपनी यूज़ करते हैं। तो प्लांट सबसे पहले एनर्जी यूज़ करते हैं रेस्पायर करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, देन स्टोर्ड एज स्टार्च, ठीक है, और यूज टू बिल्ड अदर केमिकल लाइक प्रोटीन एंड फैट। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग एनर्जी इज लॉक्ड अप इनसाइड अ बॉडी। तो आंसर है इसका, व्हेन वी से दैट एनर्जी इज लॉक्ड अप inside a body, we are referring to the potential energy that is stored within an animal body इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड फैट। क्योंकि जब केमिकल एनर्जी है ना, वो घास के अंदर या पौधों के अंदर मौजूद है, जैसे ही हमने वो कंज्यूम की या एनिमल्स ने कंज्यूम की, तो वो रिलीज़ हुई और चेंज हो गई इनटू पोटेंशियल एनर्जी, जब वो स्टोर होगी उसकी बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन या फैट, चर्बी की शक्ल के अंदर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Where does energy go when it has passed through a food chain? अगर फूड चेन के दौरान एनर्जी जो है यूज़ हो रही है, तो वो कहाँ जाती है? तो at each level energy is lost directly as heat or in the form of waste and dead matters that go to the decomposers. Eventually, the decomposers metabolize the waste and dead matters, releasing the energy as heat also. तो अगर हम देखें आखिरी decomposers माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक ले जाकर इस चीज़ को, तो एनर्जी फाइनली हीट के अंदर जो है ना वो रिलीज़ हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सजेस्ट वेयर द एनर्जी माइट गो व्हेन ह्यूमन ईट मीट फ्रॉम अ बुलेट। अगर उसने छोटा सा पीस कंज्यूम किया था, तो आपको पता है ना 125 के जूल उसने एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम की है, वो छोटा सा पीस खा के गोश्त का। तो द एनर्जी इज़ रिलीज इन टू द बॉडी ऑफ द ह्यूमन, और जो भी उसने वो गोश्त खाया ना, उसकी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर रिलीज होगी। एक्सप्लेन वाई एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम इज इनएफिशिएंट। ये इसलिए बिकॉज लॉट्स ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एट ईच स्टेज। हर स्टेज के ऊपर एनर्जी जो है ना लॉस्ट हो रही है, हीट की शक्ल के अंदर एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो ये थे हमारा टेस्ट योर सेल्फ। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। मैंने पूरे टॉपिक को काफ़ी प्रिसाइज वे में बताने की कोशिश की है। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।